आज हम लोग थर्ड एक्टिविटी, हम लोगों ने अभी तक ऑपरेटिंग किया, हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किया, अब हम थर्ड कर रहे हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या हो रहा है, जितने भी हमारे सोर्स ऑफ फाइनेंस हैं उनसे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आ रही हैं। ठीक है, जैसे कि प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, जो भी प्रोसीड्स होंगी शेयर्स इशू करने से वो आ जाएंगी, यानी कि नेट प्रोसीड्स होंगी। नेट प्रोसीड्स का मतलब क्या हुआ, अगर तो एट पार है तो फेस वैल्यू आ गई, लेकिन अगर हमने प्रीमियम पे इशू किया है, अगर हमने वो जो शेयर्स हैं वो प्रीमियम पे इशू किए हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो हम कहते हैं नेट प्रोसीड्स, जो टोटल हमें प्रोसीड्स मिली हैं, जो कैश आया है, वो हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही नेट प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स। नेट प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी डिबेंचर्स इशू किए हैं उसको इशू करने से जितना भी पैसा आया है, अब वही या तो फेस वैल्यू पे करेंगे, अगर डिस्काउंट पे है तो माइनस हो जाएगा और प्रीमियम पे है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, नेट प्रोसीड्स जितना पैसा आ रहा है, आपको क्वेश्चन में बहुत स्पेसिफिकली लिखा होता है कि हमने प्रीमियम पे इशू किया, डिस्काउंट पे इशू किया, जो भी किया उस पे हम ले लेंगे। फिर रेजिंग या बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक, मतलब बैंक लोन हो गया, ये सब प्लस हो रहा है। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, जो भी बैंक ओवरड्राफ्ट है वो हमने यहाँ प्लस कर दिया। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या हुआ कि बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है। बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि हमारा एक तरह के लोन ही तो हो गया ये भी, तो हमने प्लस कर दिया। ठीक है, तो ये सारी वो ट्रांजैक्शन है जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस हो रही हैं, जिनकी वजह से पैसा आ रहा है। समझ में आई ये बात? अब पेमेंट, रीपेमेंट ऑफ लोन या बोरोइंग्स, ये माइनस कर दी। रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स, ये माइनस कर दिया। डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये माइनस कर दिया। ये सब हमने कर दिया माइनस, और लिख लेना बाद में, पहले समझ लो। इसके बाद हम और कौन सी पेमेंट करते हैं, जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है। मतलब अगर हमने डिबेंचर इंटरेस्ट पे किया, हमने प्रपोज डिविडेंड, पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड। इंटरिम डिविडेंड हमेशा कैश डिविडेंड या इंटरिम डिविडेंड एक ही बात है, ये एडजस्टमेंट में गिवन होता है। तो ये हमने नेट प्रॉफिट में ऊपर ऐड किया, यहाँ नीचे माइनस कर दिया। और एक बात का और ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में लिखा है कि इतना इक्विटी डिविडेंड है, तो इक्विटी डिविडेंड अगर है और प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं तो प्रेफरेंस डिविडेंड ज़रूर देना है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने से पहले हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना ज़रूरी होता है।
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिए बिना कभी भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे सकते। तो ये सारी आइटम्स हमारी आ गई माइनस में, और ये सब करने के बाद हमें मिल जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, समझ में आई ये बात? तो अब हमने तीनों एक्टिविटीज कर ली। जब तीनों एक्टिविटीज कर लेते हैं, अलग अलग क्वेश्चन आता है, या तो एग्जाम में तीनों का अलग अलग आएगा, कोई एक आएगा, या तो ऑपरेटिंग पूछ लेंगे, या इन्वेस्टिंग पूछ लेंगे, या फाइनेंसिंग पूछ लेंगे। अगर कंबाइंड आएगा तो फिर ज़्यादा एडजस्टमेंट्स नहीं होती, आपको हमेशा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पहले तो ये लिखनी है, फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ये लिखनी है, और फिर कैश फ्लो फ्रॉम कौन सी बची, फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ये लिखनी है। ये करने के बाद जो टोटल आता है इसे हम कहते हैं नेट इंक्रीज। वैसे तो नेगेटिव में अगर आता है, अगर नेगेटिव में आता है तो हम डिक्रीज बोलते हैं, बट हम क्या करेंगे, इंक्रीज ही लिखेंगे। अगर नेगेटिव में होगा तो उसे हम ब्रैकेट में डाल देंगे। तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड करंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, फिर इसमें हमने ऐड कर दिया ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और ये आ गया क्लोजिंग बैलेंस के बराबर। ठीक है, तो कैश इक्विवेलेंट्स का हमेशा ध्यान रखना, कैश इसमें आता है कैश इन हैंड, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजें होती हैं। कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज और करंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, कैश एट बैंक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में है, लेकिन ओवरड्राफ्ट अगर है तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमेशा फाइनेंसिंग में आता है, ध्यान रखना। बैंक ओवरड्राफ्ट वैसे करंट लायबिलिटी है, लेकिन ऑपरेटिंग में करंट लायबिलिटीज में उसे कंसिडर नहीं करते। तो ये हमारा पूरा एक फॉर्मेट हो जाता है जब हम तीनों को बना के कंबाइन बनाते हैं। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट्स फिनिश हुए हैं। देखो, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि कॉन्सेप्ट्स फिनिश करना बहुत आसान होता है अकाउंट्स में, प्रैक्टिस करना उसका 4 टाइम्स होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो फिनिश हो गया, वो मेरा पार्ट था। मैं क्वेश्चंस भी करके दिखा दूंगी, 1 क्वेश्चन करके दिखा दूंगी, 2 भी दिखा दूंगी, 5 भी दिखा दूंगी, बट प्रैक्टिस आपको करनी है सिर्फ सही क्वेश्चन हो इसके लिए नहीं, यानी कि सिर्फ एक्यूरेसी के लिए नहीं, स्पीड के लिए भी। तो आपको क्वेश्चंस के इतने लेवल ऑफ प्रैक्टिस करनी है कि आपकी स्पीड भी बने। ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस आपको ही करनी है, और वो आप ही करोगे, क्योंकि एग्जाम आपने लिखना है, मैंने नहीं लिखना। ठीक है, चलो, थैंक यू और गुड लक टू ऑल ऑफ यू। शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन। पर नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करना क्यों ज़रूरी होता है? इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि
फिर मैं जो आगे वीडियोस डालूंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है ना। और सब्सक्राइब करना भी इसीलिए जरूरी होता है कि सब्सक्राइब करोगे तभी तो, मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए ना कि भाई मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट तो मुझे भी चाहिए ना कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। तो अगर तुम वीडियो देखोगे, लाइक नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, तो मेरे को मोटिवेशन कैसे मिलेगा, और मुझे नहीं मिलेगा तो मैं तुम्हें कैसे दूंगी, है ना। तो इसलिए कमेंट भी करो, लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो, ठीक है। और नोटिफिकेशन वाला बेल बटन भी प्रेस करो। थैंक यू।